वनाइक एकेडमी में आपका स्वागत है बच्चों। जैसे कि हमने पहले एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट किया था जो कि पीएस टेट और सी टेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे जिसका नाम है आरंभिक नगर। यह भी पीएस टेट और सी टेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे पहले जो सिविलाइजेशन हुई थी वो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, जो कि मुख्य तौर पर इंडस रिवर के आसपास बसी हुई थी। 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। तो तब कुछ जो लोग काम में जुटे हुए थे, जो इंजीनियर थे, उन्होंने क्या किया कि जो हड़प्पा के खंडर थे उनमें से कई हजारों ईंटें उखाड़ कर ले गए और रेलवे लाइन बिछानी शुरू कर दी। तो लगभग 80 साल बाद उनको पता चला कि यह दुनिया के सबसे पुराने स्थलों में से एक है और हड़प्पा के स्थलों में से एक खंडर है जिसकी ईंटें उन्होंने उखाड़ी थी। इन शहरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। इन नगरों की विशेषता क्या थी? तो इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों की विशेषता ये थी कि यह दो हिस्सों में डिवाइड हुए हुए थे। ये एक हिस्सा जिसे पूर्वी हिस्सा कहते थे, पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था लेकिन यह निचला इलाका होता था। तो दूसरा होता था पश्चिमी हिस्सा। पश्चिमी हिस्सा जो कि छोटा होता था और यह ऊपरी हिस्सा था। तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे इनकी क्या विशेषता थी कि यह दो हिस्सों में डिवाइड होते थे और दोनों हिस्सों पर क्या है, चार दीवारियां होती थी, वो भी पक्की ईंटों से बनाई गई होती थी। इनमें से एक नगर की बात की जाए तो मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो में क्या है, खास तालाब बनाया गया है जिसमें जिसे लोग क्या कहते हैं, स्नानघर, महान स्नानघर कहा जाता है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें पानी भरने के लिए कुएं भी होते थे हर नगर में। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड मिले हैं जिसके द्वारा क्या होती है, पूजा में जो अग्निकुंड काम आता है वह मिले हैं कालीबंगा और लोथल से। इधर हम मानचित्र में देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो कहाँ पर बसी हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो, यहाँ पर सिंधु नदी पर चनहुदड़ो है, धोलावीरा है, लोथल है, हड़प्पा है। तो ये क्या है, इंडस रिवर के आसपास बसे हुए थे। ये महान स्नानघर का चित्र है। अब हम बात करेंगे भवन, नाले और सड़कों की। उस समय जो भवन थे, नाले थे, सड़कें थी, वो किस तरह की होती थी। जो नगरों के घर होते थे वो आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बने होते थे और अलग अलग स्नानघर और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों के नाले ढके होते थे तो कई नगरों के नाले ढके हुए नहीं होते थे। हर नाली में ढलान होती थी ताकि पानी का बहाव आसानी से हो सके। इस चित्र में हम देख सकते हैं हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। ईंटों की चिनाई देख सकते हैं कि ईंटों की चिनाई उस समय किस तरह से की गई थी। उस वक्त भी क्या किया जाता था कि जो नालियाँ होती थी उनको मेन सड़क से जोड़ दिया जाता था, जो कि बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिसके कारण इनकी साफ सफाई और देखभाल की जाती थी। अब इनका नगरीय जीवन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नगरीय जीवन किस प्रकार का था। हड़प्पा के नगरों में विशेष हलचल रहती थी। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते थे जो खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे और इसके शासक भी हो सकते हैं। जहाँ के शासक लोगों को दूर दूर भेजकर उनसे क्या मंगवाते थे, धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। इसके अलावा खूबसूरत मानकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ें अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। इसके अलावा शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, लंबी यात्राएं करते थे और उपयोगी वस्तुएं वहां से ले आते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिलते हैं जिससे बच्चे शायद खेलते होंगे। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं एक और मोहर है। मोहर पर यह कुछ लिखा हुआ है। इस लिपि को आज तक भी नहीं पढ़ा जा सका। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मिट्टी से बने हुए खिलौने जिनसे शायद बच्चे खेलते होंगे। चित्र की ओर देखें तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला।
आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहनजोदड़ो नगर का यह दृश्य है। और दूसरा क्या है, एक कुआं जहाँ से लोग पानी भरते थे। इस मोहर के चिन्ह के ऊपर एक खास लिपि है। यह है पक्की मिट्टी के खिलौने, टेराकोटा टॉयज। तो एक बार नगर और शिल्प देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में नगर और नए शिल्प कौन से थे। हड़प्पा सभ्यता से जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं वो अधिकतर क्या है, पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि मनके, बाट और फलक, यह पत्थर के बाट हैं। आप देख सकते हैं वाइट कलर के। इंडस वैली के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। यह आयताकार मोहरों पर समानतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ नामक स्थान पर कपास की खेती होती थी। तो यह बात हमें याद रखनी है कि मेहरगढ़ पर क्या होता था, कपास की खेती होती थी। कितने साल पहले, 7,000 साल पहले। इस चित्र में मनके मनके दिखाए गए हैं जो कि पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए जाते थे। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। और यह पत्थर के धारदार फलक हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो यह आदमी है, यह कढ़ाईदार वस्त्र के साथ दिखाया गया है। जो मूर्ति मिली है इसमें एक व्यक्ति को कढ़ाईदार वस्त्र के साथ दिखाया गया है। अब तक हमने जो चीज़ें देखी इनमें से अधिकांश चीज़ें जो है माहिर लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। माहिर लोग वो लोग होते हैं जो ट्रेनिंग लेकर किसी चीज़ को बनाते हैं, जिनको उस फील्ड में महारत हासिल होती है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। अब हम देखते हैं कि कच्चा माल इन्हें कहाँ से प्राप्त होता था। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे कि लकड़ी या धातु। और फिर बाद में इनसे कई चीज़ें बनाई जाती है, जैसे किसानों द्वारा पैदा की गई कपास, उसे कच्चा माल कहते हैं और बाद में उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में जिस चीज़ों का इंपोर्ट किया जाता था वो थे तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर। तांबे की आयात की बात करें तो तांबा दो जगहों से हो सकता था पॉसिबल, एक तो राजस्थान से और दूसरा ओमान से। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ जो टीन मिलाया जाता था उसका आयात किया जाता था ईरान और अफ़गानिस्तान से। कहाँ से? ईरान और अफ़गानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। यह एक खिलौना आप देख सकते हैं और दूसरी यह मोहर को। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। जो लोग नगरों में रहते थे उनका खान पान कैसा था? जो लोग नगरों के अलावा गांवों में रहते थे वह अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से हमें पता चलता है कि तब गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाए जाते थे। कौन कौन सी फसलें? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था। हालांकि हमें कोई हल प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमें एक हल का खिलौना मिला जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तब हल का प्रयोग किया जाता होगा। जिन जिन क्षेत्रों में बारिश की कमी थी तो वहाँ क्या है, आर्टिफिशियल साधन अपनाए गए थे सिंचाई के लिए। पानी का स्टोरेज किया जाता था और ज़रूरत पड़ने पर फसलों की सिंचाई होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भैंस, गाय, भेड़, बकरियां पालते थे। मवेशी इनको चराने के लिए दूर दूर तक जाया करते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। धोलावीरा नगर जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है,
वहाँ से क्या होता था, एक साफ पानी मिलता था और यहाँ की ज़मीन भी उपजाऊ थी। पहले हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो 2 भागों में बटे होते थे, लेकिन धोलावीरा ऐसा नगर था जो 3 भागों में बाँटा गया था। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। यहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। गुजरात का एक और नगर था लोथल। यह कहाँ बसा हुआ था? साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे। यहाँ से कच्चा माल और कीमती पत्थर आसानी से मिलते थे। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर अनाज को भी स्टोरेज किया जाता था। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। यहाँ पर एक इमारत भी मिली है। यहाँ पर क्या है, मनके बनाने का काम होता था। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। सभ्यता के अंत का रहस्य है। तो अब जानते हैं कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। यह बताया जाता है कि लगभग 3900 साल पहले इसमें एक बड़ा बदलाव आया। अचानक लोग इन नगरों को छोड़कर चले गए। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो की सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कई विद्वान मानते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया, तो कुछ मानते हैं कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत थी और वह ईंधन मिलना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड, चारगाह और पास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ विद्वान मानते हैं कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण इन एरियस पर ख़त्म हो गया था, जिसके कारण यह सभ्यता ख़त्म हो गई। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का यह चैप्टर समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।